हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सेट जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2012 में, उसके हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को हम कैसे मजाकी वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। मतलब कि कभी इधर 3 लगा दी, फिर 3 3 के 2 सेट इधर लगा दिए, फिर 3 3 के 3 सेट इधर लगा दिए। राम जो है खेल खेल में, उसको नॉलेज नहीं है गणित का। फिर क्या कह रहा, उसके इस खेल से मोहन एक तालिका बना रहा है। मतलब कि 3 चिन्हों की संख्या, मतलब एक मतलब 3 गेंदों की संख्या, 2 सेट मतलब 6 गेंद टोटल, 3 सेट मतलब 9 गेंद पूरी। अब आप ये है कि दोनों बच्चों के कार्यों के टोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल 100% सही है। मतलब कि ये निष्कर्ष निकलेगा। और देखते हैं आगे। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। राम और मोहन दोनों केवल खेल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। राम खेल रहा है और मोहन हमारा लॉजिकल वे में गणितीय भाषा में कर रहा है और मोहन खेल रहा है, ये तो उल्टा हो गया, समझे। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि राम जो है खेल खेल में, मतलब कभी 3 गेंदे लगाता है, कभी 6 गेंदे लगाता है, कभी 9 गेंदे लगाता है। उसको मोहन क्या करता है? काउंट करता है मैथमेटिकल भाषा में। जैसे गेंदों की संख्या 3, तो ऊपर 1 सेट लगा दिया। अगर 2 सेट हो गए तो गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर 3 सेट अगर मैंने लिख दिए तालिका में, तो नीचे गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, समझे। तो ये सब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट बेस, इसको आपको आने ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि हाउ मैनी प्लेन डज अ मैच बॉक्स हैव। मतलब कि माचिस की डिब्बी के कितने तल हैं। दोस्तों, ये तो बच्चे को पता होगा। एक माचिस लेना, उसके कितने तल होते हैं? एक ऊपर तल, एक नीचे तल, 2 हो गए, 2 साइड में हो गए 4, और 2 आगे पीछे हो गए, मतलब कि 6 तल होते हैं। बिना किसी झिझक के ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माचिस की डब्बी में कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन। मतलब कि एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको एक तल मतलब समझे, एक कागज ले लो, एक कागज है, इस कागज पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इस कागज पर इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप जितनी खींच पाओ उतनी ही कम है, मतलब कि 3 नहीं, कोई काउंट नहीं कर सकते आप इस पे। नथिंग कैन बी सेड, बिल्कुल कहा जा सकता है। इस तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि एक कागज का पन्ना लेना, उस पर आप इनफाइनाइट रेखाएं खींच सकते हो, समझे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सवाल बहुत सरल है। क्या कह रहा है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। मतलब कि 2 समांतर रेखाएं हैं, इसको एक क्या काटता है? तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तब आप ऑप्शन ये मार्क कर सकते हो। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल, संगत जो कोण होते हैं, ये जो है संगत कोण, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बिल्कुल आंसर सही है। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल। ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा। मतलब कि एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ओर अंतःकोण, अंतःकोण कौन से हो जाएंगे? ये हमारे अंतःकोण हो जाएंगे। इन दोनों का योग क्या होता है? 180 होता है, समझे। ये ध्यान रखना।
ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब फैक्ट बेस में बताऊंगा। इसका मतलब 180 मतलब 2 समकोण के बराबर, एक समकोण मतलब कितना होता है 90 डिग्री, 2 समकोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। पूछ क्या रहा कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने ऊपर समझाया 2 समकोण के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर ना आ रही हो तो थोड़ी देर वेट करिए, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना तब चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर घी इज 910 ग्राम, द वेट ऑफ 700 मिलीलीटर घी विल बी, मतलब कि 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है। आपको बताना ये है कि 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पता कैसे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्या कह रहा है 1 लीटर में प्योर घी कितना है 910 ग्राम है। 1 लीटर को मैं 1000 मिलीलीटर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, इसमें कितना है 910 ग्राम है। अब आपको बताना ये कि 700 मिलीलीटर में, आप मुझे बताओ 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब आपसे यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 100 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा 91 ग्राम। अब आपको बताना क्या 700 मिलीलीटर में, 700 में करने के लिए मुझे यहाँ 7 का गुणा कर दो, इधर 7 का गुणा किया तो इधर भी 7 का गुणा कर दो। अब देखो यहाँ 700 बन गया, यहाँ क्या हो जाएगा 700 मिलीलीटर में 91 गुणे 7 करोगे कितना आ जाएगा 637 ग्राम, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही लॉजिकल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके के सवाल ना आप थोड़ा सोचोगे ना चीज़ें अपने आप दिखने लगेंगी कि हाँ तुम ही आंसर हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1 किलोमीटर, बहुत सही। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 200 मीटर, मतलब चौड़ाई, देन इट्स लंबाई बताना है। एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी 300 मीटर। बहुत ही आसान सवाल है, देखना कैसे। आप मुझे बताओ एक आयताकार होता क्या है, ये होता इसका परिमाप मतलब चारों साइडों का योग, चारों साइडों का योग, ये एल है। आयत का परिमाप आपने पढ़ा ही होगा, आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखना चौड़ाई जो है किस में दे रखी मीटर में, और जो परिमाप दे रखा है वो किस में दे रखा है किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, मतलब चारों साइडों जो दे रखा है ना 1 किलोमीटर परिमाप, इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है अगर मैथमेटिकल भाषा में 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ दे कितना रहा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कहें या 1000 मीटर कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि 2 कोष्टक एल प्लस बी बराबर 1000 मीटर हो गया। 2 से काट दो, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 500 मीटर। 500 मीटर किसके बराबर आ रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखो चौड़ाई कितना दे रखा है 200 मीटर। अब मुझे बताओ 200 इधर जाएगा तो 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर हमारी क्या हो जाएगी लंबाई, जो पूछ रहा है वही आंसर, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 300 मीटर। समझे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सब सवाल मन में ही किया करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आएगी। लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है परिमाप, मतलब दुगना होता है परिमाप 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का आधा कितना हो जाएगा 500 मीटर। लंबाई प्लस चौड़ाई 500 हो गई, अब चौड़ाई 200 है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए जो 500 बना दे, तो कितनी होनी चाहिए 300 होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे सोचोगे ना चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत ही सरल सवाल है, इसको करने में परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके क्वेश्चन मैं पिछली बार करा चुका हूँ। मैंने क्या बोला था जब भी फ्रैक्शन ना आसान हो तब आप डिवाइड कर लो। कैसे, 1/3 को आप क्या लिख सकते हो दशमलव लगाओगे ना तो 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9 मतलब 0.3 समथिंग आएगा। चलो ठीक है 1/3। अब देखो यहाँ कितना दे रखा 3/4। 3/4 को आप क्या लगाओगे दशमलव लगाओ 30 हो गया, 4 7 28 और समथिंग जो भी आएगा, लेकिन हमको इससे पता चल जाएगा 0.7 आया 3/4। ऐसे 2/5 करोगे दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 मतलब 0.4 आएगा। अब देखो 6/7
दशमलव लगाओगे 60 हो जाएगा, 7×63 मतलब 7×8 56.8 समथिंग आएगा। अब मुझे बताओ असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा नंबर। इसमें देखो जो संख्याएं दशमलव में छोटी होंगी वो फ्रैक्शन में भी छोटी होंगी। सबसे छोटा नंबर क्या, 0.3 मतलब 1/3 पहले आएगा, 1/3 पहले आएगा, 1/3 पहले आएगा, 1/3 पहले आएगा। देखो ऑप्शन बी और डी में 1/3 नहीं है, 2 ऑप्शन खेल गए। अब 0.3 के बाद क्या आएगा, 0.4 मतलब 2/5 मतलब 1/3 के बाद 2/5 आना चाहिए। ऑप्शन ए भी खेल गया, 2/5 कहाँ आ रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जितनी कैलकुलेशन की जरूरत है, अगर आप ऑप्शन की ओर नजर डालते हो तो आपको बहुत ही कम समय में आंसर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर 35.507 इज, मतलब की संख्या 35.507 का विस्तारित रूप है। आप देखो 35.507 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप मुझे बताओ। जैसे मैं कहूँ, आप देखना ऑप्शन बी तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। क्यों, 35 + 5 कितना 40 प्लस समथिंग आ रहा है यार, हमको 35 चाहिए, समझे। ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। आप देखना ध्यान से, आप मुझे तो 0.507 लिखा है। अगर मैं 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो 0.007 लिखा है। 0.007 का मतलब समझे, पॉइंट हटाओ, देखो डिजिट है, राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है तो 3 जीरो चिपका दो, मतलब कि 7/1000 होना चाहिए। अगर मैं 5 को भूल जा रहा हूँ तो लास्ट में कितना होना चाहिए, 7/1000। 7/1000 देखो कहाँ दे रखा है, 7/1000 यहीं दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, मतलब यहाँ 7/100 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, समझे। आप देखना ध्यान से, अगर मैं 07 को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, यहाँ देखो क्या लिखा 35.5 मतलब 0.5 लिखा। 0.5 को अगर पॉइंट हटाओगे ना, 1/, राइट हैंड साइड में कितना डिजिट, 1 डिजिट है तो 1 जीरो लग जाएगा, मतलब कि 5/10। 5/10 देखो 2 ऑप्शन में कहाँ लिखा है, 5/10, यहाँ देखो कितना लिखा 5/100, ऑप्शन डी भी खेल गया। यही हमारा होगा 30.5, 30 + 5 मतलब 35 और 5/10 का मतलब 0.5 और 7/1000 मतलब 0.007, तो यही हमको बना देगा 35.507। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके के सवाल ना ऐसे किया करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, फिर याद आ जाएगा, समझे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म, मतलब 90 + 9, 9/10 + 9/1000 + 9/10000। आप मुझे बताओ 9/10000 सबसे हाईएस्ट डेसिमल क्या है, 9/10000 है। इसका मतलब 9/10000 को आप क्या लिख सकते हो, ये देखना 9/10 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 9 लिखा, 1 2 3 4, मतलब को यहाँ देखो 2 2 4 और एक 5 अंक बाद दशमलव है, 5 अंक बाद चाहिए, 0.0009 लिखा है ना। इसका मतलब कि सबसे हाईएस्ट डेसिमल क्या होगा, 5 अंक बाद दशमलव कहाँ आ रहा, 3 अंक बाद ये आ रहा, गलत। ये देखो 4 अंक बाद आ रहा, बिल्कुल गलत। ये देखो 4 अंक बाद आ रहा, बिल्कुल गलत। ये देखो 5 अंक हमारा सही हो, 5। अगर आपको नहीं आती है तो आप ऐसे कर लो, 90 और +9 कितना हो जाएगा, +9 कितना हो जाएगा हमारा 99, 9/10 पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, 0.009, 9/10000 0.009 लिख सकते हैं। आप इसको जोड़ दो ना, इसको जोड़ दो, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 और 9 आना चाहिए। लास्ट में 0 9 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन डी के अलावा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तब आप ऐसे सॉल्व किया करो, आप देख लिया करो कितने अंक बाद दशमलव आएगा, हाईएस्ट डेसिमल क्या देगा, सबसे लास्ट नंबर देगा 9/10000, मतलब कि 0.00009 आएगा, मतलब दशमलव जो है 5 अंकों के बाद आएगा हाईएस्ट। देख लो ना दशमलव 5 अंक बाद कहाँ दे रखा है, 5 अंक बाद दशमलव जो आएगा वो सिर्फ ऑप्शन डी में ही दे रखा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 840R, मतलब कि 840 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, ये देखो ऑप्शन मान लो अपने आप में, ऑप्शन ए VC
डी। अगर ना लिखा हो तो ऑप्शन ABCD मान लो, ठीक है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 840 आर। देखो 4 क्या आवाज गुणनखंड नहीं है, तो ऑप्शन ए खेल गया। मैंने बोला था आवाज गुणनखंड क्या होते हैं, वे नंबर जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे। अब देखना जो आवाज गुणनखंड है, देखो 7 5 3 2 2 2 ये सब आवाज गुणनखंड है। इनका गुणनखंड, इनका गुणा करेंगे ना, अगर हमको 840 मिल रहा है तो वही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। काट दो ना, 7 बना 35, 35 तिया कितना होता है 105, 35 तिया कितना होता है 105 आना चाहिए ना। 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी 840, 840 आ रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। अगर आपको ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे कर लो, इधर से कर लो ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 और 7 कितना होता है 12 7 84, मतलब कि 840 आ रहा है। 840 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी भी ऑप्शन और चेक करोगे ना, इसमें 840 कभी भी नहीं देगा, क्योंकि हमें एक ऑप्शन सही मिल चुका है। एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आएगी। दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। और दोस्तों जो शेष 10 सवाल हैं वो आपकी मैथ्स के पेडागोगी से रिलेटेड होंगे। दोस्तों मैं नहीं, दोस्तों अगर वो आपको पेडागोगी क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेडागोगी के करा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में आने की संभावना हो। दोस्तों ये पेडागोगी क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम में आए, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, समझे। वो चीज़ें आपको पेडागोगी आप जानते होंगे, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों मैथमेटिकल भाषा में जितने भी मैथ्स के सवाल होंगे ना, वो मैं आपको सारे सॉल्व करा दूंगा। इन सवालों के रिपीटेशन होने की ज़्यादा उम्मीद है, ना कि पेडागोगी के सवाल रिपीटेशन होने की उम्मीद होती है। तो दोस्तों पेडागोगी के सवाल लास्ट में हम करेंगे कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो सके आपकी मदद से। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।